जय हिंद। आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ टॉपिक्स हैं अधिगम का पठार, अधिगम अक्षमता, अधिगम स्थानांतरण। इन तीनों टॉपिक में से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अधिगम पठार, अधिगम एक टॉपिक हो रहेगा अधिगम वक्र। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अधिगम वक्र की। आपको मैं बता दूं ये यूपी टेट, सी टेट और साथ में ही सुपर टेट 1 से 5 तक इन एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है। ठीक है, पहला टॉपिक अधिगम वक्र। अगर इसकी खोजकर्ता की बात करें तो ब्रियान हॉर्टर। अच्छा, अधिगम वक्र क्या होता है? अधिगम वक्र है कि अभ्यास द्वारा मात्रा, गति, उन्नति, उस सीमा का ग्राफ प्रदर्शन ही क्या है? अधिगम वक्र है। इसी तरह ये परिभाषा है जो गेट्स ने दी। गेट्स की एक परिभाषा और है, अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है, यानी वही हो सीखना। ये चीज़ महत्वपूर्ण है। परिभाषाएं आपको माइंड में रखनी है और बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं परिभाषाएं। अधिगम वक्र की बात करें तो ये 4 प्रकार का होता है। सरल रेखीय वक्र, ठीक, इसे अवतल वक्र, ये याद रखें ना, अवतल, उत्तल वक्र और मिश्रित वक्र, नवोदर या उत्तोदर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सरल रेखीय वक्र की। आपने ये देखो, ग्राफ देखो ध्यान से। ठीक है, इस ग्राफ को देखो, मेन चीज़ यही है इस ग्राफ में। पहला पॉइंट लो, सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र क्या है? इसमें जो सीखने की दर है वो एक समान होती है। ठीक है, तो दोनों तरफ इक्वल यानी एक समान। इसके बाद उत्तरोत्तर दर, ये अवतल दर होती है, अवतल वक्र है। अवतल वक्र क्या होता है? यानी प्रारंभ सीखने की दर तीव्र और बाद में धीमी हो जाती है। देखो इसका मैंने साइन भी ये बना रखा, तो आप इस चित्र में देख सकते हैं ये। गॉट इट। नंबर 3 नवोदर वक्र, इसे उत्तल वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या है कि सीखने की गति पहले तो धीमी होगी, ये वाला पूरा ग्राफ इसका बन जाएगा, पहले धीमी और बाद में तेज हो जाती है। इसके बाद मिश्रित वक्र, ये देखो बिल्कुल सिंबल बना रखा है ना इस टाइप से, यानी इसमें क्या है कि सीखने की गति धीमी, बाद में तेज, फिर कुछ समय तक बनी रहती है, फिर उसके बाद धीमी हो जाती है। ठीक, चारों वक्र अच्छे समझ में आ गए आपको? ये अभ्यास का नियम और सीखने की गति, इससे ही चारों वक्र और वक्र की परिभाषा, इसके खोजकर्ता कौन है और वक्र में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको यहाँ तक करा दिया। अब उसके बाद है, इसके बाद यहाँ से देखिएगा कि सीखने के वक्र में 3 तत्व कौन कौन से हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 1 प्रारंभिक भाग, अधिगम की मंद गति और अधिगम की तीव्र गति। ये तीनों के 3 तत्व होते हैं सीखने के वक्र में। वक्र टॉपिक बिल्कुल यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। परिभाषाएं तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम होता है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी अधिगम की, वो शिक्षण में थी। ठीक है, ये भी शिक्षण है, इसमें बाल विकास शिक्षण, इन सब में ही पूछा जाएगा। ये भी 10 मार्क का ही है। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम होता है। ये किसने कहा है? जेपी गिलफोर्ड ने। उसके बाद ये अच्छा है नेक्स्ट, कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। ये एबिंगहॉस ने कहा है, जिनको अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया है और इसको आपको ध्यान में रखना है कि अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन थे। ठीक है, यहाँ तक आपके टॉपिक सारे क्लियर हो चुके होंगे। ये बाल मनोविज्ञान है, तो ये 10 मार्क्स का यहाँ से आता है। शिक्षण कौशल 10 मार्क का, जो 1 से 5 तक सुपर टेट होता है। बाकी ये आपका सी टेट, टेट में बाल विकास तो आता ही है, तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह एक प्रश्न बनता है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? हमने सारे वक्र वगैरह पढ़ लिए, लेकिन सीखने में प्रभावित कौन कौन चीज़ें कर सकती हैं? जैसे मैं आपको ऐसे बता दूँ, ईजी है काफ़ी। सीखने की विधि, अभिप्रेरणा, वातावरण और पूर्वाधिगम, ये क्या है कि यही चीज़ें क्या होती हैं कि सीखने की प्रक्रिया को ये प्रभावित करती हैं। कभी कभी आपसे पूछ भी सकता है, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए।
कि हाँ ये क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अधिगम का पठार। नंबर दूसरा है, नंबर 2 टॉपिक है। तो अधिगम का पठार क्या है? ठीक, पठार क्या है? मतलब पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नति का बोध नहीं होता। पठार मतलब रुकावट, जैसे ये देखो, ये रुकावट, यही पठार होता है। कैसे? मतलब कि अधिगम की प्रक्रिया में एक ऐसी स्थिति अवश्य आती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई देती, वही क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। सिंपल, ये इससे आप देख सकते हैं कैसे। ये मान लो इस तरह सीखने का वक्र चल रहा है, लेकिन यहाँ बीच में पठार आ गया, तो आप समझ सकते हैं ग्राफ की सहायता से। यहाँ पर एक परिभाषा है स्किनर की, यानी पठार क्षैतिज प्रसार है जिसे उन्नति का बोध नहीं होता है। सिंपल सा, और ये मैंने अभी आपको बताया, और ये स्किनर की परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। मतलब कि मनोवैज्ञानिक द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं वो तो महत्वपूर्ण हैं ही। उनका तो सीखने के पठार का मुख्य कारक होता है उत्साहवरोध। ठीक है, सीखने का पठार बहुत सी चीज़ें हैं, ये रहा ज्ञानावरोध रहा, बहुत सी चीज़ें हैं जो रुकावटें पैदा करती हैं। जहाँ कोई व्यक्ति एक विशेष प्रणाली का अनुकरण करके पहुँचता है और वहीं रुक जाता है, अभी बताया था ज्ञानावरोध, यही होता है ज्ञानावरोध। ठीक, अनुकरण क्या होता है? ये पूरी परिभाषा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों के व्यवहार जैसा कार्य करके सीखना या करना, वही अनुकरण कहलाता है। ठीक, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिगम का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो गुथरी, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि अधिगम के दार्शनिक आधार पर, अगर हम दार्शनिक की बात करें तो दार्शनिक में आपको सिर्फ किसका नाम लेना है? फ्रोबेल का। ठीक है, फ्रोबेल का इसलिए लेना है क्योंकि जो दार्शनिक आधार पर व्याख्या वो मनोवैज्ञानिक सिर्फ फ्रोबेल ही थे जिन्होंने की। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद टॉपिक होता है हमारा शुरू, अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, इस शब्द को समझिएगा। हमने अब तक पढ़ा है अधिगम यानी सीखना, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा रूप हैं, डीप आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अधिगम का स्थानांतरण सीखे गए कौशल तथा प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है, यही होता है अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, ये 2 प्रकार से हो सकता है। प्रकार तो इसके काफ़ी हैं, लेकिन आपको देखना है कि एक सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक, सकारात्मक और नकारात्मक। अब नॉर्मल सी चीज़ है, अधिगम का जो स्थानांतरण होता है वो क्या होता है कि किसी अन्य परिस्थिति में करते हैं। अब सकारात्मक कब होगा? पूर्व ज्ञान को नए प्रकार से सीखने में सहायता होगी, तभी तो सकारात्मक होगा। कोई भी पूर्व ज्ञान है, हमारा पूर्व अनुभव है, उसी प्रकार यानी उससे ही नए प्रकार का जो ज्ञान हम ले रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसमें अगर वो सहायता मिल रही है तो सकारात्मक। नकारात्मक, सीखने में कठिनाई आती है, सीख नहीं पाते हैं तो नकारात्मक हो गया। बिल्कुल ईजी है। शून्य स्थानांतरण, जब सीखने में मदद ही ना मिले, सीखने में कोई मदद ही ना मिले पूर्व ज्ञान से, तो शून्य स्थानांतरण हो गई उसका। जब एक जगह से ज्ञान का उपयोग हम नहीं करेंगे अगले ज्ञान के लिए, तो वो तो शून्य ही हुआ ना। ठीक, एक पक्षीय स्थानांतरण क्या होता है? एक पक्षीय होता है कि मान लो व्यक्ति का बायां हाथ है, ठीक है, बायां हाथ है, वो कार्य करने के लिए किया गया और अभ्यास दाएं हाथ से मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो मतलब एक ही हाथ हुआ। वो एक हाथ तो सीख रहा है लेकिन दूसरा हाथ भी यूज करना चाहिए, जैसे कि द्विपक्षीय, मतलब समय आने पर बाएं हाथ से सभी कार्य करने लगे। कोई ऐसा व्यक्ति समय आने पर बाएं हाथ से सभी कार्य करने लगे। अब बाएं हाथ से कब करेगा वो? जब उसका दायां हाथ काम करता है। मतलब कि अधिकतर व्यक्ति दाएं हाथ से काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति समय आने पर सभी कार्य बाएं हाथ से करने लगे तो उसे द्विपक्षीय कहेंगे। बस बात खत्म। और एक पक्षीय होता है कि बाएं हाथ से कार्य करने लगे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, फिर दाएं से करने लगे। और द्विपक्षीय होता है कि कोई एक व्यक्ति समय आने पर बाएं हाथ से सभी कार्य करने लगे। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज थोड़ा होता है, लेकिन आपको सिर्फ द्विपक्षीय पर ज़्यादा ध्यान देना है। एक पक्ष से बस इतना ही ध्यान रखो ना, एक पक्ष मतलब कि एक चीज़ के लिए। ठीक है, द्विपक्षीय इससे भी कर रहा है और फिर इसी हाथ से भी करेगा दूसरे से। ठीक है, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। द्विपक्षीय अभी आपको चमकाने नहीं से मैं इसको दिखा देता हूँ।
ये द्विपक्षीय है ना, इसको पढ़ लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। और एक लंबात्मक और क्षैतिज होता है, ये भी एक प्रकार है इसके स्थानांतरण के, ठीक है। ये भी ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने, बस ये देख लेना है कि कौन सा क्या है। जैसे लंबात्मक हो गया, पूर्व में सीखे गए कार्य को अर्जित करके ज्ञान के भविष्य में उपयोग करना, और क्षैतिज वही शिक्षा के क्षेत्र में किसी एक विषय का अध्ययन करते हुए किसी अन्य विषय में समझने में सहायता होना, ये क्षैतिज हो गया, ठीक है ना। चलिए अब ये कुछ पॉइंट है, सिद्धांत है स्थानांतरण के, थोड़ा इनको आप हल्का सा एक बार ध्यान से पढ़ लें। एक समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यकरण का सिद्धांत, मानसिक प्रभावों का सिद्धांत, दो तत्वों का सिद्धांत, और गेस्टाल्ट सिद्धांत, और हेरलो का अधिगम का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत आपको थोड़े इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि कभी कभी ये आपसे पूछ सकता है, तो इनको थोड़ा सा रिमाइंड कर लें माइंड में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। एक टॉपिक और बचा है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्पीयरमैन, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण के स्पीयरमैन, ये कहाँ के निवासी हैं, ब्रिटेन के। स्पीयरमैन के बारे में हम पूर्णतः वीडियो लेकर आएंगे, आप निश्चिंत रहें। इसके बाद एक नेक्स्ट, अंतरण क्या है। देखो अंतरण भी स्थानांतरण की तरह है, एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में, वही अंतरण होता है। ये धनात्मक, ऋणात्मक और द्विपार्श्विक अंतरण, द्विपार्श्विक को क्रॉस शिक्षा, मानव शरीर के मतलब बायां तथा दायां, वही मैंने पीछे बताया था आपको कि शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का दाएं अंग से सीखने पर और उस कौशल का प्रदर्शन करें, वही द्विपार्श्विक होता है। और धनात्मक जैसे कि सकारात्मक हुआ, पूर्व अर्जित ज्ञान को नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायता, ठीक है, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, वही अंतरण हुआ, सेम स्थानांतरण के जैसा ही है, ठीक है। खैर उसके बाद ये आपका मोस्ट और वेरी मोस्ट टॉपिक है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, अधिगम अक्षमता, जिसमें सीखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, तर्क, इसमें अक्षमता होती है। जैसे पूछ लेगा कि मौखिक में अफेजिया और डिस्फेजिया, मौखिक रूप से जो बोलते हैं उस चीज़ में ये विकार हैं, अधिगम अक्षमता है, ठीक है। इसके बाद है पढ़ने की अक्षमता क्या कहलाती है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इतनी बार पूछे गए हैं कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। पढ़ने की अक्षमता एलेक्सिया, लेकिन अधिकतर पूछते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किसकी अक्षमता है, तो पढ़ने की, यानी पठन विकार, पठन विकार इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लिखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता डिस्पेक्सिया, एफ्रिगिया, और लेकिन सबसे मेन है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो अक्षमता है वो लिखने की है, ठीक है। और डिसऑर्थोग्राफिया ये वर्तनी संबंधी है और ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। डिसकैलकुलिया, देखो इसमें कैलकुलस आ गया नहीं, मतलब कि थोड़ा मैथमेटिक्स सा, तो ये अलग याद हो जाएगा, गणितीय कौशल संबंधी विकार। तो ये थे 4 टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ से एग्ज़ाम में आते हैं। तो चारों के चारों मैंने कंप्लीट करा दिए, इससे बाहर ना जाए, ना ही मतलब सभी कुछ ले लिया मैंने, काफ़ी चीज़ों को इसमें मिक्स किया है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको टॉपिक पसंद आए, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 10-10 नंबर के सब मैंने करा रहा हूँ धीरे धीरे, जो आपके सुपर टैट के लिए भी मेन होंगे और साथ ही साथ सी टैट, यूपी टैट, इन एग्जाम में भी आपके काम आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करते रहिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।